हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 4 डिस्कस करेंगे। जेई एडवांस 2024 पेपर 1। ठीक है, तो सेक्शन 1 2 3 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो आइए सेक्शन 4 में हमें जितने क्वेश्चन मिलेंगे, जितने मतलब आई गेस 3 क्वेश्चन होंगे, 3 या 4 है। ठीक है, और सेक्शन 4 को करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि यू नीड टू डू इट स्मार्टली। मतलब ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो ऑप्शन को देखा और फिर क्वेश्चन को देखा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को देखने से ही आधा काम हो जाता है। ठीक है, तो आइए 14th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा इसके डिस्टिंक्ट रूट है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। एंड अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कंसीडर टी अल्फा बीटा, मतलब जो टी सेट में तीन ही एलिमेंट है, एक तो 1 है, एक अल्फा है, एक बीटा है। ठीक है, और फिर कह रहा है फॉर मैट्रिक्स ए आई जे 3x3 आर आई इज इक्वल टू दिस एंड सी जे इज गिवन एज A1J प्लस A2J प्लस A3J। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, देखो R1 का मतलब क्या हो जाएगा, R1 का मतलब हो जाएगा A11 प्लस A12 प्लस A13। तो इसका मतलब रो 1 के सारे एलिमेंट का सम। ठीक है, वैसे ही R2 का मतलब क्या हो जाएगा, रो 2 के सारे एलिमेंट का सम। R3 का मतलब क्या हो जाएगा, रो 3 के सारे एलिमेंट का सम। उसी तरह हम CJ एक्सप्लेन कर सकते हैं। CJ में C1 क्या हो जाएगा, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट का सम। C2 क्या हो जाएगा, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट का सम। एंड C3 क्या हो जाएगा, कॉलम 3 के सारे एलिमेंट का सम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हम लोग पी ऑप्शन पे। ठीक है, पी ऑप्शन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ द मैट्रिसेस AIJ विथ ऑल द एंट्रीज इन टी, मतलब सारे एंट्रीज किससे होंगे, टी से, मतलब 1 अल्फा बीटा आर दी ओनली ऑप्शन सच दैट आर आई एंड सी जे आर जीरो। आर आई एंड सी जे आर जीरो का मतलब क्या हुआ, आर आई एंड सी जे इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि R1 विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब रो 1 के सारे एलिमेंट का अगर सम करोगे तो कितना आएगा, जीरो। R2 का भी सम करोगे तो कितना आएगा, जीरो। R3 का भी सम करोगे तो कितना आएगा, जीरो। सिमिलरली वी कैन से फॉर कॉलम ऑल्सो CJ इज ऑल्सो जीरो। मतलब कॉलम 1 के सारे एलिमेंट का सम करोगे तो भी जीरो आएगा, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट का सम करोगे तो भी जीरो आएगा, एंड कॉलम 3 के सारे एलिमेंट का सम करोगे तो भी जीरो आएगा। ठीक है, और हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 अल्फा बीटा, इसी से मैट्रिक्स बनाना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा था अल्फा प्लस बीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो कैन वी राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट। तो एक हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, ध्यान से देखना, 1 अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे अल्फा ले लो, यहाँ पे बीटा ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, और यहाँ पे बीटा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे अल्फा। ठीक है, तुम ध्यान से देखना, मैंने एलिमेंट्स ऐसे लिए हैं सच दैट R1 के सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा, जीरो। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस जीरो। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव सोन हियर ना। सिमिलरली R2 के एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स का सम करोगे तो जीरो हो जाएगा, एंड दैट गोज फॉर R3 एज वेल। सिमिलरली इफ यू कैन सी, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट का सम करोगे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा तो भी वो जीरो होगा, एंड दैट गोज फॉर C2 एंड C3 एज वेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो ध्यान देना, रो 1 में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट को मैं कितनी तरीके से सजा सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल वे से सजा सकता हूँ, और उसके बाद इन दो रोज को आपस में एक्सचेंज करने पे भी हमारा मैट्रिक्स का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जैसा पी में कहा गया। तो इनको एक्सचेंज करने में हमको कितना मैट्रिक्स मिल जाएगा, 2 मैट्रिक्स मिलेगा। तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा 12। अब तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो मैं बता दूं, ये जो मैट्रिक्स लिखा है इसके रिस्पेक्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अल्फा बीटा, बीटा 1 अल्फा, और अल्फा बीटा 1, राइट। इसमें मैंने क्या किया, R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, मतलब हर एक R1 के लिए हमको 2 मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब R1 का जो भी एलिमेंट है उस सेम एलिमेंट के साथ 2 मैट्रिक्स मिलेगा। और R1 के कितने एलिमेंट है, 3 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट्स को कितनी तरीके से सजाया जा सकता है, 3 फैक्टोरियल वेज से, तो इसीलिए 6 इंटू 2 है।
ठीक है, क्योंकि हर एक के साथ दो दो मैट्रिक्स मिलेगा, तो ऐसे ऐसे 6 तरीके से हम लोग सजा सकते हैं, सबके साथ दो मिलेगा, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, ओके। तो इसका तो ऑप्शन हो गया 12। तो पी का ऑप्शन कितना हो गया? 2। ओके, पी का ऑप्शन हो गया 2। पी का ऑप्शन जिसमें 2 नहीं है उसको हटा दो, जिसमें 2 नहीं है उसको हटा दो, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखो क्यू को वापस से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो दोनों ऑप्शन में क्यू है। क्यू का ऑप्शन 4 ही है, एस का ऑप्शन 5 ही है। तो हमें तो ये क्लियर हो गया कि पी क्यू एस तो 2 4 5 ही होगा। तो सिर्फ जो डिफरेंट है उसी को सॉल्व करो, आर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, ओके। तो लेट मी मेक सम स्पेस हियर सो दैट सॉल्व किया जा सके। ओके, देखो आर आर मैट्रिक्स में क्या है, कह रहा है कि एम आई जे बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो एम है वो कैसा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल जीरो होंगे। और कह रहा है ए आई जे टी से आ रहा है, मतलब अगेन वन अल्फा बीटा है। ठीक है, आई ग्रेटर देन जे। ओके, तो कह रहा है एम इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू A12 0 -A23। एक काम करते हैं, मैं तो टी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? वन अल्फा बीटा, सबसे आसान एलिमेंट कौन सा है? वन। तो वन से एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये वन हो गया। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होता है, तो ये वन, ये -1, ये -1, ये -1, वन से यही बनेगा। ये एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या है? A12 क्या है? वन है। जीरो A23 क्या है? ये भी वन है लेकिन -1 हो जाएगा। नाउ यू इक्वेट, तो क्या हो जाएगा? y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। और फिर हो गया माइनस माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। और फिर क्या आ गया? -x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो x इक्वल टू जेड आ जाएगा। एक तो ये आ गया, एक y प्लस जेड इक्वल टू 1 आ गया, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो अब बताओ कि कितने एक्स वाई जेड होंगे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे? आई वुड से इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो यू विल एंड अप गेटिंग एक्स इक्वल टू जेड ऑनली। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन तो एक्स इक्वल टू जेड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, एक्स और जेड को ले लिया सेम। ठीक है, और क्या कह रहा है? एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए? 1। तो ऐसा एलिमेंट ले लो, ये देखो एक्स प्लस वाई 1 है, वाई प्लस जेड 1 है, और एक्स और जेड आपस में बराबर है। ठीक है, आई कैन टेक इवन दूसरा एलिमेंट्स भी ले सकता हूँ, 1/3 ले लो, 1/3 इधर भी ले लो। ठीक है, और इसको 2/3 ले लो। ये देखो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स और जेड इस केस में बराबर भी है, और एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड 1 भी है। ठीक है, ऐसे तो इनफाइनाइट से एलिमेंट लिए जा सकते हैं। ठीक है, 1/4, 3/4 एंड 1/4। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसीलिए आर का क्या हो जाएगा? 3। तो आर का इसमें 3 जहाँ पे लिखा है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x टचेज अ सर्कल विद द सेंटर 0 अल्फा। ठीक है, रेडियस r एट अ पॉइंट a1। ओके, a1 पे टच कर रहा है। लेट b1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट द लाइन सेगमेंट a1 b1 इज अ डायमीटर। ठीक है, अच्छा a1 b1 डायमीटर है एंड अल्फा प्लस r इज गिवन। ओके, तो लेट्स से कि ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 2x है, और एक हम यहाँ पे सर्कल बना दिए। ठीक है, जो इस पॉइंट को कहाँ पे कर रहा है? 0 अल्फा पे। ठीक है, और ये y इज इक्वल टू 2x लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है? टच इज द सेंटर, हाँ, एट पॉइंट a1 पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये अपना रेडियस है r। और कह रहा है कि एंड b1 बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट a1 b1 इज अ डायमीटर। तो a1 b1 डायमीटर कब होगा? जब b1 इधर होगा तभी तो होगा। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर होगा कि a1 पॉजिटिव होगा, b1 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो a1 तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, मतलब वी नीड नॉट टू, ये पता है कि y इज इक्वल टू 2x। तो ऐसा पॉइंट जिसके दोनों
एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक ही है देखो 2,4 है कि नहीं। अगर x2 रखोगे इस इक्वेशन में, अगर x2 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अदरवाइज यू कैन फाइंड, बट मैं तो कह रहा हूँ कि कैसे निकालना है। ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा स्मार्टली गेम खेलना है, अदरवाइज तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन में A1 तो पता चल गया 5 है। अब तुम देखो R का ऑप्शन 5 कौन सा मैच कर रहा है, देखो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी में R5 मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब जस्ट फॉर वेरिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं कि ये P इक्वल टू आर वाला कंडीशन लगाते हैं। जब भी सर्कल टेंजेंट को टच करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आर हो जाता है। तो ये जीरो, ये लेट्स से कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ओ मान लो, ओ ए वन इज इक्वल टू पी वन। ओ ए वन डिस्टेंस क्या होगा, जीरो कम अल्फा को इस लाइन में रखो, तो इस लाइन में रखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई रूट ओवर 5। और आर का वैल्यू कितना दिया है, अच्छा आर का वैल्यू नहीं दिया है, ओके नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर रूट 5। और अल्फा का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, विच विल बी 5 प्लस रूट 5 माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर रूट 5। ठीक है, अब इससे हम लोग रूट 5 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 5 प्लस 1, और माइनस आर उधर जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 इंटू आर। तो ये और ये कैंसिल हो, सॉरी ये और ये कैंसिल हो गया, ये नहीं कैंसिल होगा भाई। ओके, आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आ गया रूट 5, तो आर का वैल्यू आ गया रूट 5, तो रूट 5 वाला ऑप्शन ये हो गया। और इस आर के रूट 5 के वैल्यू को यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, अब तुम मैच कर लो। ओके, तो पी का वैल्यू होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, विच इज सही है। क्यू का वैल्यू होना चाहिए सेकंड ऑप्शन, ये भी सही है। और आर का मैंने 5 बता ही दिया, तो ठीक है सारे ऑप्शन मैच भी कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। B1 निकाल सकते हो, B1 देख के भी बता सकते हो। ठीक है, देख लो, B1 निकालने के लिए क्या करना है, A1 B1 का डिस्टेंस डायमीटर के बराबर आना चाहिए, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, लेट मी कम टू द 16th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है लेट गामा बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एट R1। ठीक है, ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, R1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब एक ही प्लेन में हो सकते हैं, राइट। ओके, और कह रहा है लेट R1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, और एन कैप बी डिनोट द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ L1 एंड L2। अच्छा ठीक है, तो एक चीज़ तो पक्का हो गया कि ये दोनों लाइन को प्लेनर है। ठीक है, जब दोनों लाइन को प्लेनर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1, फिर B2 माइनस B1, ठीक है, फिर C2 माइनस C1, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, यहाँ पे कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2। ठीक है, आप लोग इसको ज़ीरो कर देते हैं, राइट, लाइंस को प्लेनर होता है। अब यहाँ पे मुझे A2 A1 नहीं रखना चाहिए था, लेट मी राइट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अच्छा x1 y1 और z1 जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है जहाँ से लाइन पास कर रहा है, x2 y2 z2 ये हो गया, A1 B1 C1 इनके डायरेक्शन रेशियो, कैपिटल A2 B2 C2 इनके डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो इसको ज़ीरो करते हैं, इसको ज़ीरो करने पे अपना आंसर गामा का वैल्यू आ जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है गामा का वैल्यू। ठीक है, तो गामा का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो 16, ये तो -16 है, तो -16 प्लस 11 कितना हो जाएगा, -16 प्लस 11 हो जाएगा -5, एंड -11 प्लस 21, -11 प्लस 21 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे -4 है, -4 प्लस 29, तो ये हो जाएगा 25, -4 प्लस 29 विल बी 25 इक्वल टू 0। ये 1 2 3 है और ये 3 2 गामा है।
ठीक है, एक काम करो, 5 को कॉमन निकाल के 0 की तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा -1 2 एंड 5, ये 1 2 एंड 5 एंड 3 2 गामा। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, 3 2 एंड गामा। ठीक है, तो एक काम करो, R1 को R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो R1 को एज इट इज़ रखो या फिर R1 को ही सब्ट्रैक्ट करो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। ठीक है, ओके, R1 माइनस R2 करोगे तो ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 2 5 हो जाएगा, ये 3 2 गामा हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब -2 को ओपन कर देते हैं, तो 2 गामा माइनस 10 इक्वल टू 0। गड़बड़ हो गया क्या कुछ? 2 गामा माइनस 10, तो गामा का वैल्यू 5 आ जाएगा ना, ऑप्शन में यही दिख रहा है। लेट मी चेक कैलकुलेशन हम लोग सही किए हैं कि नहीं। -16 -11 मतलब +11 -5 हो जाएगा, -11 +21 मतलब 10 आ जाएगा एंड -4 +29 मतलब 25 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, इधर 1, अच्छा यार वी हैव डन मिस्टेक, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। ओके, गॉट इट, ये 3 था, ये 3 था और हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। चलो चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब इनको आपस में ऐड कर लो। ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, जो मन करे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐड ही कर लो R1 और R2 को, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 और ये 3 2 गामा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगेन 4 को कॉमन करके R1 से 0 की तरफ फेंक दोगे, तो ये 4 1 जा 4 2 जा हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपैंड कर लो, तो अगर अब एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस गामा प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 मतलब -1, सॉरी 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना होगा, -4। ठीक है, -4 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया, 9 माइनस गामा -8 इक्वल टू 0। इस केस से गामा इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, तो गामा आ गया अपना 1। तो गामा जब 1 आ गया तो गामा किससे मैच करेगा, पी का मैचिंग होगा 3 के साथ। तो पी का मैचिंग इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब में 3 दिया। ठीक है, और देख रहे हैं कि कौन सा एक ऑप्शन चेक करने से अपना काम हो जाएगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन और चेक ही कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। चलो, ओके, तो पॉसिबल चॉइस फॉर एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या होगा, एन कैप मतलब जो प्लेन है जिसके अंदर ये दो लाइन है। ठीक है, तो वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बोल रहा है। ठीक है, ये प्लेन का ये एन कैप हो गया नॉर्मल वेक्टर। तो तुम ध्यान दोगे कि अगर एन कैप को हम ए बी सी लेंगे, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये लाइन पे भी, इस L1 पे भी नॉर्मल होगा, L2 पे भी नॉर्मल होगा, है कि नहीं। तो हम लोग अगर एल दोनों पे नॉर्मल होगा तो फिर डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब कि A × 1 प्लस B × 2, ठीक है, प्लस C × 3 इज इक्वल टू 0। फिर सिमिलरली 3 × A प्लस 2 × B प्लस गामा तो वैल्यू निकल ही गया, 1 × C इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0, और यहाँ पे मिल जा रहा है 3A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 6 मतलब -4। B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 -1 मतलब 8। और C का वैल्यू कितना आ जाएगा, C का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 6 -4। मतलब ए बी सी का अगर रेशियो निकालोगे -4 से, तो 1:-2 -2:1 आ जाएगा। तो देख लो किसमें रेशियो
ये है, अगर एन कैप बोल रहा है नॉर्मल वेक्टर तो ऑब्वियसली इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/√6 -2/√6 एंड ये हो जाएगा 1/√6। अगर नहीं दिखा तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया। तो एन कैप कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एन कैप आ रहा है फोर्थ ऑप्शन। अब देखो क्यू क्यू किस में मैच करेगा? फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच करेगा। अब ये दोनों ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। और आर को तो चेक ही नहीं करना है, आर बोल दिया 1 है, आर दोनों में बोला है 1 है, इसका मतलब आर 1 होगा। तो ओ आर वेक्टर तो ऑलरेडी दे दिया गया है कि -1 एंड 1। आई कैप जे कैप के कैप मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मतलब लिख देता हूँ। ओके, तो ओ आर वेक्टर तो दे दिया। अब हमें कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओ आर वेक्टर डॉट एन कैप, इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान है, ओ आर वेक्टर कितना है? -1 है, और एन कैप कितना है? 1/√6 -2/√6 एंड 1/√6 है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हो जाएगा। तो -1/√6 प्लस 2/√6 एंड ये हो जाएगा प्लस 1/√6, ये √6 है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल होके ये कितना आ जाएगा? 2/√6, और 2/√6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये एस वाला किसके साथ? 5 के साथ मैच हो गया, तो थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आधा काम तो ऑप्शन के साथ ही हो जाता है। ओके, 17th में आ जाओ। 17th में क्या कह रहा है? अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट हम लोग स्मार्टली करेंगे। एफ है एक फंक्शन R2 है, जी है R2 है, फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है। तो कह रहा है एच ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू समथिंग प्लस जी इंटू समथिंग। लेकिन ध्यान से देखो, ऑप्शन कितना अच्छा दिया है। एक को 1 रखा, बाकी सबको 0 रखा। ए को 1 यहाँ पे, बी को 1 रखा, बाकी सबको 0, ए को 1 रखा, बाकी सबको 0 यहाँ पे, सी को 1 रखा, बाकी सबको 0, डी को 1 रखा, बाकी सबको 0। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन हम लोग चूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्यू वाला देखो, क्यू वाले में क्या कह रहा है? ए को 1 रखो, बाकी सबको 0। तो जैसे ही ए को 1 रखोगे और बाकी सबको 0, तो ये वाले, लेट मी, हाँ, ये वाले क्वांटिटी 0 चले जाएंगे, क्योंकि ए को 1 रखा है और ये 1 हो जाएगा। एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। मतलब इसी को सॉल्व करना है, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स अपना क्या है? एफ ऑफ एक्स है कि जब एक्स 0 है तो 0 है, और मॉड है तो जब एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स किसके साथ खुलेगा? माइनस एक्स के साथ खुलेगा, इसलिए ये -x² इंटू साइन ऑफ 1/x हो जाएगा। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ x किसके साथ खुलेगा? प्लस एक्स के साथ खुलेगा, तो x² इंटू साइन ऑफ 1/x, ठीक है। तो पहले तो देख ही के लग गया, इसमें डिफरेंशिएबल भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस यही वाला ऑप्शन होगा, तो होगा। अब देखो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये तो बाउंडेड फंक्शन है और ये 0 है, तो 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली है, ये बाउंडेड, ये 0, 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू दैट इज 0। तो कंटिन्यूअस तो है। लेट अस चेक फॉर डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? पहले हम लोग LHD निकालते हैं। LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो क्या होता है? एफ ऑफ 0 पे निकालना है, तो 0 प्लस एच माइनस f0/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यही होता है। तो एफ क्या हो जाएगा? एफ एच, तो हमने लेफ्ट हैंड लिया है तो चलो -h², अच्छा 0 से ज़्यादा वाला लिया, ओके, तो प्लस h², ठीक है, इंटू साइन ऑफ 1/h। f0 का वैल्यू 0 है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये देखो ये तो कट जाएगा और वापस से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि h इज़ 0 और ये बाउंडेड फंक्शन है, 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन है 0। सिमिलरली आर एच डी अगर निकालोगे, आर एच डी भी कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। देखो f0 माइनस एच माइनस f0/-h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -h² साइन ऑफ 1/h अपॉन -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, वापस से ये 0 आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो क्यू का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। क्यू का ऑप्शन 3 जहाँ पे है उस ऑप्शन को रखो, बाकी को हमने काट दिया,
कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ओके। अब देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन काम कर जाएगा, या फिर अच्छा डी वाला ऑप्शन ले लो, डी वाला, एस वाला ऑप्शन ले लो। ठीक है, वी नीड नॉट टू सॉल्व एवरीथिंग। अब एस वाला ऑप्शन ले लो। एस वाला ऑप्शन क्या है, एस वाले में कह रहा है कि डी को 1 रखना है, बाकी सबको 0 रखना है। तो अगर इसमें बाकी सबको 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ ये बचेगा और डी को 1 रखो इसमें। तो हमारा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है कि भाई एक्स अगर 0 और 1/2 के बीच में रहेगा तो ये वैल्यू होगा 1 माइनस 2x, अदरवाइज 0 होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो 0 पे इसमें अगर इसमें 0 डालोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, 1। और इसमें अगर y को 0 डालोगे तो x क्या होगा, 1/2, 1/2 पे 0 है। तो इसका ग्राफ देखो, हम रेड पेन से इसका ग्राफ बनाते हैं। ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और बाकी हर जगह क्या है, 0 है। और इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा रेड वाला, तुम ध्यान से देखो। तो इसमें से क्या दिख रहा है, ये देखो, एस का वैल्यू 2 है या 4 है। ठीक है, 2 ऑन 2 है, ऑन 2 तो नहीं है, क्योंकि रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोड ओवन, ऑन 2 नहीं है। 4 देखो, 4 ऑप्शन 4 में कह रहा है रेंज है 0 से 1, ये सही बात है। इसका रेंज 0 से 1 के बीच में ही है, यही वाला पार्ट है रेंज वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन एस का 4th हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे स्मार्टली। ठीक है, थैंक यू।